Hello everyone, hello to all of you. Everyone please confirm बेटा am I audible, am I visible clearly to all of you. एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में ऑडियो वीडियो क्लियर है. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? बेटा डीपीपी के बगल में एक टैब है आपका डीपीपी पीडीएफ. अमन, जब आप ऐप चेक करेंगे तो जहां पर आपको डीपीपी दिख रहा है उसके जस्ट बगल में एक दूसरा पॉइंट है, दूसरा टैब है जहां पर लिखा हुआ डीपीपी पीडीएफ्स. जस्ट क्लिक ऑन द डीपीपी पीडीएफ, यू विल एबल टू डाउनलोड. ठीक है भाई. सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. तो आई होप अब सभी को डीपीपी तो कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा ऐप पर, ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं. एंड यस, टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स. आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट को, दैट इज द सर्वेइंग. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द बेसिक सर्वेइंग. और लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था दैट वाज रिलेटेड टू द फोटोग्रामेट्री सर्वे. सो आई होप द डिस्कशन टिल द लास्ट क्लास इज क्लियर टू एवरीवन. डीपीपी का सॉल्यूशन कब से मिलेगा? तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपके सॉल्यूशन अपलोड होने लगेंगे. तो ऐप पर ही आपको डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वेयर आई विल डिस्कस ऑल द डीपीपी. तो कुछ कंसेप्ट्स भी वहां पर डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट भी देखेंगे. तो मंडे के बाद से मंडे से आपके सॉल्यूशन अपलोड होना शुरू हो जाएंगे. एंड यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर ऑल द डीपीपी. इस कोर्स में जितने भी डीपीपी आपने कंप्लीट किए हैं, जितने भी डीपीपी अपलोड हुए हैं, वन बाय वन यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द डीपीपी. पैरालेक्स बता दें, पैरालेक्स क्या है? कुछ नहीं है. इस पेन को एक आंख से देखो, एक आंख क्लोज करिए, इस पेन को ऐसे देखो, ऑब्जेक्ट को कोई एक पोजीशन पे आपको दिखेगा. अगेन क्या करिए, दूसरे आंख को अब इस बार बंद करिए और इस आंख से देखिए. तो वॉट एवर चेंज यू विल सी इन द पोजीशन, दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स. इसी पेन की आपको दो पोजीशन दिखाई पड़ेंगी. इसी पेन की आपको दो पोजीशन दिखाई पड़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल आई एम सीइंग दिस ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द लेफ्ट आई. तो समवेयर हेयर इज द पेन. करके देख लो प्रैक्टिकली. आप सभी के पास पेन होगा या फिंगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, करके देख लो. तो सेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो वेरिएशन दिख रहा है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज पैरालेक्स. तो फोटोग्रामेट्री सर्वे के केस में विद द हेल्प ऑफ द पैरालेक्स, जब आप स्टीरियोस्कोप का यूज करते हैं, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टीरियोस्कोप, तो इसी पैरालेक्स की इफेक्ट की वजह से आप डेप्थ परसेप्शन कर पाते हैं. क्योंकि फोटोग्राफ में किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं होती है, बट ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ द पैरालेक्स यू विल एबल टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपको ऑब्जेक्ट्स की हाइट विजिबल होगी जब आप उन इमेजेस को प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टीरियोस्कोप. क्लियर है? तो दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन. गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो डिस्कशन का पार्ट नहीं था, बट दिस वाज द क्वेश्चन दैट व्हाई आई हैव आंसर्ड. अगेन आई एम रिपीटिंग, जो टॉपिक आपने मॉडर्न सर्वेइंग में पढ़े हैं बहुत ही वास्ट टॉपिक है. फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास में हम लोग 3 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जीपीएस, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग. और अगर आप बात करें तो जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग इतने वास्ट टॉपिक, इतने वाइड टॉपिक हैं कि यू कैन परस्यू योर हायर एजुकेशन इन अ पर्टिकुलर फील्ड. तो 2 साल का एमटेक, 5 साल की पीएचडी कर सकते हैं आप जीपीएस की फील्ड में. 2 साल का एमटेक, 5 साल की पीएचडी कर सकते हैं आप इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग, इन द फील्ड ऑफ जीआईएस, इन द फील्ड ऑफ लिडार. बट अगेन वट एवर डिस्कशन वी आर कंडक्टिंग इन द क्लास एज पर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो हमारी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर डिस्कसिंग. तो जब मैंने आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस किए होंगे तब भी मैंने आपको बताया था we will discuss about the basics of, or you can say the very basics of GPS, GIS and remote sensing. तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, आइडिया लग जाएगा. सर आप फिर से कब मिलेंगे? फिर से मैं मिलूंगा आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की क्लासेस में. तो अनदर सब्जेक्ट दैट आई एम गोइंग टू टेक इन दिस बैच दैट विल बी द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बातचीत होगी. आई थिंक द बैच विल स्टार्ट
फ्रॉम 5th ऑफ जून 2023। तो इस बैच में हमारी मुलाकात होगी अब 5 जून 2023 को फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट। गुड इवनिंग सर, टुडे इज माय फर्स्ट डे ऑफ क्लास एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माय दिस क्लास। हाँ, काफ़ी देर हो गई, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लो। फॉलो ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर। बीच बीच में रिवीजन और प्रैक्टिस बिल्कुल बिल्कुल होते रहेंगे। रिवीजन, प्रैक्टिस, अभ्यास सीरीज, ये सब कुछ मिलता रहेगा आपको। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए। चलें तो शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो चैप्टर वाइज अगर बात करें तो दिस इज द लास्ट चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 13, लेक्चर नंबर 1। टुडे इज द लेक्चर, एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज लेक्चर नंबर 1। टॉपिक है बेसिक्स ऑफ जीपीएस, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। सर्वेइंग करने के, डेटा कलेक्शन के एडवांस तरीके हैं। सभी लोग जानते हैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में हम लोग जीपीएस यूज करते हैं। थोड़ा सा वर्किंग समझेंगे कि एक्चुअल में जीपीएस काम कैसे करता है, और इन डिटेल वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द वर्किंग ऑफ द जीपीएस। वेरी बेसिक फंडामेंटल, बिल्कुल आसान भाषा में अगर आपको समझाना हो कि जीपीएस कैसे काम करता है, जीपीएस की वर्किंग क्या होती है, वो डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ साथ मैं आपको बता भी दूंगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इन पर्टिकुलर टॉपिक से आते थे या आते हैं। जीपीएस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो लास्ट टू लास्ट ईयर से गेट के सिलेबस में से जीपीएस वाला पार्ट एलिमिनेट कर दिया गया है। तो अगर अभी आप 2022 का सिलेबस देखेंगे या 2023 का सिलेबस देखेंगे, यू विल नॉट फाइंड जीपीएस एज द पार्ट ऑफ योर सर्वेइंग सिलेबस। बट अगेन कुछ बेसिक बातें कर लेंगे सो दैट फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हमें कुछ जीपीएस के बारे में पता हो, कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा पता हो। सर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ भूल गए कराना लग रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्यों भाई, तुम लोगों ने याद भी नहीं दिलाया यार। हाँ, तुम लोगों ने याद भी नहीं दिलाया। बाकी लोग कहाँ चले गए थे, बाकी लोग कहाँ चले गए थे जब हम लोग आज सर्वेइंग खत्म कर लिया हम लोगों ने, और इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस नहीं किया। तो दैट्स माय फर्स्ट क्लास। तो बेटा वही तो मैं बता रहा हूं कि आपको पता है कि यू आर अटेंडिंग द लास्ट क्लास एज द फर्स्ट क्लास एंड यू आर नॉट आस्किंग, आप पूछ नहीं रहे हैं कि सर हम लोगों ने क्या प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग किया या नहीं किया है। यू आर जस्ट सेइंग, यू आर जस्ट टेलिंग कि सर आपने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग नहीं कराया है। कॉन्फिडेंस का लेवल देख रहे हो। अगर तुम्हारी जगह मैं कोई सब्जेक्ट की लास्ट क्लास अटेंड करूंगा, अगर मैं किसी सब्जेक्ट की लास्ट क्लास अटेंड करूंगा जो कि खत्म होने वाला सब्जेक्ट, तो मैं अपने टीचर से, अपने कलीग से पूछूंगा कि भैया मेरी लास्ट क्लास है, मैं नहीं आ पाया शुरू से, क्या सर ने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के कोई बातचीत की है। बट व्हाट यू आर सेइंग सर आपने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग नहीं कराया है। देयर इज अ डिफरेंस एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। हैव यू गॉट द डिफरेंस बेटा, हैव यू गॉट द डिफरेंस। दोनों अप्रोच में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया। तो आएगा बेटा, प्रॉब्लम आएगा व्हेन यू विल cover the concept, you will apply the concept, again some doubts will be there, so just try to revise your concept and again apply the concept. ठीक है, तो बेटा we have covered all the aspects of the surveying, और हम लोगों ने बात करी है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की। फोटोग्रामेट्री में डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है। विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को, स्पेशली फोटोग्राफ के कोऑर्डिनेट्स को मैं डिफाइन कर सकता हूं। तो विद द हेल्प ऑफ द सिंपल जियोमेट्री के हेल्प से आपने फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स को रिलेट कर दिया था ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स में।
वो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ द जियोमेट्री वी हैव डिफाइंड दोज पॉइंट, कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। तो जो पॉइंट्स आपके पास फोटोग्राफ में अवेलेबल हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दोज डेटा आई ट्राई टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राउंड पॉइंट्स। करस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को आपने डिफाइन किया। एंड वंस वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, अगर मुझे किसी भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो सिंपली आई कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट। क्लियर है? तो ये सिंपल सी कहानी थी। चलो, काफी वास्ट में चीजें हैं, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं सो दैट वी विल एबल टू कंप्लीट सिस्टमेटिकली एंड इफेक्टिवली। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन बेटा। तो जीपीएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के बारे में कुछ बेसिक जान पहचान कर लेते हैं, तो जीपीएस स्टैंड्स फॉर, कोई फुल फॉर्म बताएगा? तो कई एग्जाम में तो इसका फुल फॉर्म ही आया गया। कई एग्जाम में तो इसका फुल फॉर्म आता है। जीपीएस स्टैंड्स फॉर द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का मतलब क्या है? किसी भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस में फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट ले लेते हैं। तो लेट्स से वी आर कंसीडरिंग दिस पॉइंट ए। अब इस पॉइंट की पोजीशन को मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं। अगेन, इस ए पॉइंट की पोजीशन को कितने तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं? इस ए पॉइंट की पोजीशन को कितने तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं? आंसर इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी। जैसे जैसे आप रेफरेंस बदलते चले जाएंगे, इस पॉइंट की पोजीशन भी बदलती चली जाएगी। यस और नो? एज वी आर गोइंग टू चेंज द रेफरेंस, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, द मेजरमेंट विल ऑल्सो चेंज। तो कितने रेफरेंस ले सकते हैं? इन्फिनिटी रेफरेंस ले सकते हैं। जब इन्फिनिटी रेफरेंस ले सकते हैं तो इन्फिनिटी मेजरमेंट्स हो सकते हैं। यस और नो? बट अब मैं ये प्रॉब्लम नहीं चाह रहा हूं। आई वॉन्ट टू डिफाइन दिस पॉइंट ग्लोबली। मतलब अगर इस पॉइंट की पोजीशन को मैं डिफाइन करूं, सेम पोजीशन, द पोजीशन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, दैट मीन्स द रेफरेंस शुड बी फिक्स। और कहीं से भी आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, इस पॉइंट की आइडेंटिटी वही होगी जो यहां से है, और वही 50 किलोमीटर बाद से, वही दूसरी कंट्री से, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने लग रहा कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर गए हम लोग। अभी तक हम लोग सर्वेइंग कर रहे थे, थोड़े थोड़े पॉइंट्स की पोजीशन को डिफाइन कर रहे थे, अब हम कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर गए। ग्लोबली, यू वांट टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट दैट टू ग्लोबली। तो हमारी क्षमताओं में नहीं है अभी। एज ऑफ नाउ हम जिस लेवल पे हैं, हमारा जो सिलेबस है, वहां पर हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, बट फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी के मोबाइल में जीपीएस है। आज जीपीएस आपके लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट बन गया है। सभी लोग जीपीएस यूज करते हैं, लुक फॉर शेयरिंग द लोकेशन, टू गेट द डायरेक्शन, टू नो द डिस्टेंस, टू नो द ट्रैफिक कंडीशन। हम सभी लोग जीपीएस को यूज करते हैं। बट एक्चुअल में गेम क्या है? आप जीपीएस का केवल एक पार्ट यूज कर रहे हैं। आपके पास जो अवेलेबल है वो जीपीएस नहीं है एक्चुअल में। यही खेल है। जो तुम मोबाइल में जीपीएस खोलते हो वो जीपीएस नहीं है। अब भैया पूरी अर्थ को कवर करना है, चारों तरफ से कवर करना है। कैसे कवर करें? तो आपने क्या करा, इस पूरी अर्थ को कवर करने के लिए, अब इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझ लो। हर कंट्री के अपने अपने जीपीएस सिस्टम हैं। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जीपीएस सिस्टम है, जिसको आप बोलते हैं जीएनएसएस, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल जीएनएसएस स्टैंड फॉर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यूएस का है ये। सबसे पहले जीपीएस को बनाया गया था आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए, डिफेंस ऑपरेशंस के लिए जीपीएस को यूज किया जाता है। और अभी भी
डिफेंस का जीपीएस सेगमेंट अलग है, सिविल हमारे और आपके लिए यूज के लिए जीपीएस सिग्नल अलग है, जीपीएस सेगमेंट अलग है ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन। अरे भैया कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ऐसे थोड़ा कहीं भी पहुंचा देंगे। तो सबसे पहला जो इसका ओरिजिन हुआ था, इसको बनाया गया था, वो बनाया गया था डिफेंस पर्पस के लिए। बाद में इसको पब्लिक कर दिया गया और आज हम और आप इसका कुछ हद तक यूज कर पा रहे हैं, पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं, लिमिटेड एक्सेस दिया गया है। इंडिया ने भी अपने जीपीएस सिस्टम पे काम किया। नाविक, आप सभी ने सुना होगा, नाविक, ऐसे ग्लोनास, गैलीलियो, रसिया के, चाइना के, हर कंट्री के अपने अपने जीपीएस सिस्टम है। कुछ ऑपरेशन है, कुछ ऑपरेशनल होने वाले हैं, तो ये डेटा आपको मिल जाएगा। बट दैट डेटा इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड और इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ। पता तुम्हें सब होना चाहिए, अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए, लेकिन फोकस हम उन चीजों में कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट है। अब कोई बोले कि जीएनएस के अलावा कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है, तो आपको पता है, अब उसके अगर स्पेसिफिकेशन पढ़नी है, वी कैन टेक सम टाइम और उसके बारे में हम डिटेलिंग कर सकते हैं अगर कोई पूछता है तो, बट एग्जाम के लिए रिलीवेंट नहीं है। तो अगर मैं जीएनएस सिस्टम की बात करूं, जीएनएसएस सिस्टम की बात करूं, तो बेटा इसमें क्या किया गया, पूरी अर्थ को 24 सैटेलाइट की हेल्प से कवर किया गया। टोटल कितनी ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट, टोटल 6 ऑर्बिट में पूरी अर्थ को कवर किया। तो बचपन में तुमने देखा होगा शक्तिमान, देखा है, देखा था कि नहीं देखा था? हमने तो देखा था अपने टाइम पे कुछ इस तरीके से। दीज आर द ऑर्बिट्स, दीज आर द ऑर्बिट्स, दीज आर द ऑर्बिट्स, आई होप यू कैन विजुअलाइज। और इनमें 6 ऑर्बिट में टोटल 24 सैटेलाइट हैं। एक ऑर्बिट में कितने सैटेलाइट रखे गए? एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट रखे गए, एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट रखे गए। और ये सैटेलाइट कंटिन्यूअसली दिन रात 24 घंटे 365 दिन, सर्दी गर्मी बारिश सब कुछ, हमेशा हर कंडीशन में इस अर्थ को कवर कर रहे हैं, इस अर्थ को कवर कर रहे हैं, इस अर्थ को कवर कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिकेशन है। सर जितने भी जीपीएस सिस्टम हैं, क्या सब में 24 सैटेलाइट और 6 ऑर्बिट ही होंगे? नहीं, सबकी स्पेसिफिकेशन अलग अलग है। हर कंट्री ने अपना अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करी, जिसमें कुछ नेविगेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपसे बात की। तो ये लगातार इसमें लगे हुए हैं सेंसर, इनमें सैटेलाइट में लगे हुए हैं सेंसर। अब ये सेंसर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो सेंस करेंगे। सेंसर का काम ही है सेंस करना, सेंसर का काम ही है सेंस करना। तो दे आर कंटिन्यूअसली कलेक्टिंग द डेटा, बट डेटा कलेक्शन से तो कोई काम नहीं चल रहा है ना, डेटा कलेक्शन से तो कोई काम नहीं होगा ना। ये पूरा डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है। ये जो सैटेलाइट्स हैं, जो सेंसर हैं, ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है कहां पे? एक ग्राउंड स्टेशन पे, एक ग्राउंड स्टेशन पे। तो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विल बी देयर फ्रॉम द एयर स्पेस टू द ग्राउंड स्टेशन। अब यहां पर लगे हुए लोग और टेक्नोलॉजी और टूल्स, अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को यहां पर प्रोसेस किया जा रहा है। ऐसा थोड़ा है कि तुमको वहां से सैटेलाइट मैप बना के भेज रहे हैं, बोलो बताओ भाई, ऐसा तो नहीं है ना। तुम्हारे घर से दूसरे वाले घर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, नाम लिख के आ रहा है, ये सैटेलाइट थोड़ा बता रहे हैं। तो दे आर सेंडिंग द रॉ इंफॉर्मेशन, दे आर सेंडिंग द रॉ इंफॉर्मेशन, और ग्राउंड स्टेशन पे उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा रहा है। सर कैसे करते हैं? दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो कहां कहां पर मैं लिमिट कर रहा हूं बता दे रहा हूं मैं आपको। वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द जीपीएस। इतना आसान है नहीं,
ये भी मैं बता दे रहा हूं, इतना आसान है नहीं, बट जानकारी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पता होना चाहिए। और इसके बाद आफ्टर द डेटा प्रोसेसिंग फाइनली ये डेटा आपके यूजर तक पहुंचाया जा रहा है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, डिफेंस सर्विसेज के लिए रिक्वायरमेंट है, सिविल सर्विसेज के लिए रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मैपिंग के लिए, फाइंडिंग द रूट, अलग अलग तरीके से अपने यूजर को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो गिने चुने सवाल हैं जो आपके यहां से आते हैं, जिनको आपको पता होना चाहिए। पहला, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दूसरा, फुल फॉर्म ऑफ जीएनएसएस, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम developed for US Army, US Defense. What are the specification of the GNSS? Total 24 satellites are there, covering the entire Earth in 6 orbits. In each orbit, there are 4 satellites. These satellites are transferring the data to the ground station, और यहां पर आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, यहां पर आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं और फाइनली उस डेटा को यूजफुल बना रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर को। तो एक्चुअल में जो हमारे मोबाइल में जीपीएस है वो है जीपीएस का रिसीवर, वो है जीपीएस का रिसीवर। सेंडर कौन है? सेंडर तो सैटेलाइट है ना, वहां से इंफॉर्मेशन कौन भेज रहा है? वो तो सैटेलाइट है। हमारे पास जो डिवाइस है उसको बोलते हैं रिसीवर। तो अब इसका तरीका क्या है, इसको ये भी समझो। इतने सैटेलाइट्स क्यों भेजे? क्योंकि हम यहां पर टोटल 4 क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को, अरे यूसुफ बता तो दिया बेटा 4 बार, मत करो मत करो, बच्चों ने लिख भी दिया है। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, टोटल 4 क्वांटिटी की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। पहला है तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट, तीसरा है जेड कोऑर्डिनेट और चौथा है टाइम। सिग्नल को रिसीव होने में कितना टाइम लगा। तो अगर इसकी बेसिक वर्किंग की बात करें, इसकी बेसिक वर्किंग की बात करें तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अगर आप यहां पर रिसीवर लेके खड़े हुए हैं, कम से कम इन 24 में से आपके रिसीवर का कनेक्शन किन्हीं भी 4 सैटेलाइट से होना चाहिए। मिनिमम 4 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड जिनसे आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो समझने के लिए अगर मैं बोलूं कि अगर वी हैव 4 अननोन क्वांटिटी और वी आर कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम 4 सैटेलाइट्स, तो एक तरीके से अगर मैं बोलूं 4 इक्वेशन की हेल्प से क्या हम 4 अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द 4 इक्वेशंस कैन वी फाइंड आउट द 4 अननोन्स? विद द हेल्प ऑफ द 4 इक्वेशंस कैन वी फाइंड आउट द 4 अननोन्स? सर, अगर तीन सैटेलाइट से सिग्नल मिल रहा है तो क्या हम पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं। तो पोजीशन डिफाइन करना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन करना इंपॉर्टेंट बात है। पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन करना इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए मैंने बोला किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए आपके रिसीवर का आपके रिसीवर का 4 सैटेलाइट से कनेक्टेड होना जरूरी है। तो इतनी बातें थी बेटा जो आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द जीपीएस। कम से कम इतनी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पता है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हर एग्जाम में जीपीएस से रिलेटेड लगभग यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं फ्रिक्वेंटली। गेट के सिलेबस का पार्ट नहीं है, गेट के सिलेबस का पार्ट नहीं है। चले आगे। तो बाकी फ्रॉम योर नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू सारे चीजें मैंने यहां पर लिख दी है। देखिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, स्पेस बेस्ड। अगर यहां पर बात करें सेगमेंट, जीपीएस के सेगमेंट क्या क्या हैं?
तो एक तो आपका हो गया स्पेस सेगमेंट, जहां पर सैटेलाइट आपने प्रोवाइड कर रखे हैं। एक आपका हो गया ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, एक आपका हो गया ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, और तीसरा क्या हो गया आपका, थर्ड वन इज गोइंग टू बी द यूजर सेगमेंट। ये तीन इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं आपके जीपीएस के, ये तीन इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं आपके जीपीएस के। ठीक है, तो स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करेगा लोकेशन। लोकेशन के लिए आप डिफाइन करेंगे एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट एंड टाइम, फोर्थ क्वांटिटी क्या है, एंड टाइम इंफॉर्मेशन इन ऑल वेदर। इन ऑल वेदर सैटेलाइट्स कंसिस्ट द स्पेस सेगमेंट कंसिस्ट द सैटेलाइट, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन फॉर कलेक्टिंग द डेटा, और यूजर सेगमेंट। सब तीनों सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों सेगमेंट का होना जरूरी है। चलिए, तो नाउ लेट्स टॉक फर्दर। अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। 24 सैटेलाइट इन 6 ऑर्बिट्स, इन 6 ऑर्बिट। किसकी स्पेसिफिकेशन है, GNSS। किसकी स्पेसिफिकेशन है, GNSS। मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड, minimum number of satellite required for defining the accurate position of the point, that is going to be the 4, that is going to be the 4। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है सब बता दिया आपको, बस रिलेट करा रहा हूं। टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। यहां पर आप रिसीवर लेके घूम रहे हैं, तो आपके हाथ में जो डिवाइस है जीपीएस का, वो यूजर सेगमेंट है आपका, और वो जीपीएस का रिसीवर है, नॉट सेंडर। तो इस रिसीवर की पोजीशन को आप डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट्स डेटा। तो क्या बोला गया, ऑन अ ग्लोब और द ऑन द अर्थ, दैट वाज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दैट वाज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला गेम क्या बोला आपने, फाइंड लोकेशन ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज वेल एज द मूविंग ऑब्जेक्ट। जीपीएस की हेल्प से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी आप बता सकते हैं। जैसे जैसे मूव करोगे वैसे वैसे तुम्हारी पोजीशन चेंज होती चली जाती है। मतलब आप मूव, अरे भैया एक लोकेशन और एक लाइव लोकेशन सब यूज कर रहा हो अब तो बहुत इजी हो गया है। एक लोकेशन और एक लाइव लोकेशन, तो लोकेशन जिस जगह की भेज देंगे आप, चेंज नहीं होगी। लाइव लोकेशन अगर आपने शेयर की है तो जैसे जैसे आपके मूवमेंट होंगे सामने वाले को उसका भी अपडेट मिलता रहेगा। सामने वाले को जिसके साथ आपने अपनी लोकेशन शेयर की है, ये भी अपडेट मिलता रहेगा कि इस समय आप कैसे मूव कर रहे हैं, कहां पर हैं, कैसे चेंज हो रही है आपकी लोकेशन। क्लियर बेटा? यस, आगे बात कर लेते हैं। इन रिलेशन विद द वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं डिफाइन करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, बिल्कुल भी यहां पर लोड नहीं देना, अभी बिल्कुल भी नहीं लोड देना है। ठीक है, कि कैसे कैसे हम कैसे कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर देंगे, पूरी ग्लोब का कैसे कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया, दैट इज नॉट अवर कंसर्न एट ऑल। अभी हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है। चलें आगे। अगला, पॉइंट पोजीशनिंग। किसी पॉइंट की पोजीशन कर सकते हैं। रिलेटिव पोजीशन, दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैं, अभी अभी एक्सप्लेन किया इनकी रिलेटिव पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन एंड काइनेमेटिक पोजीशन, इन सभी को करना आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। इन सभी को अचीव करना आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। और क्या करते हैं ये, यूजेस सैटेलाइट्स एंड डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड ऑन द सैटेलाइट रेंजिंग, बेस्ड ऑन द सैटेलाइट रेंजिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच, यहां से क्वेश्चन बनता है। ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच की हेल्प से यहां पर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जीपीएस की वर्किंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यू कैन यहां पर ट्रेवल डिस्टेंस को जो ट्रेवल करते हैं बेस्ड ऑन द टाइम। जो आप जीपीएस की हेल्प से डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द टाइम। इसीलिए आपने बोला कि सर हम सैटेलाइट्स की हेल्प से टाइम का मेजरमेंट भी करेंगे।
हम सैटेलाइट्स की हेल्प से टाइम का मेजरमेंट्स भी करेंगे। सैटेलाइट्स की हेल्प से टाइम का मेजरमेंट भी करेंगे। क्लियर है बेटा? यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को? एप्लीकेशन कहां है? सब जगह, सर्वेइंग में, जियोलॉजी में, रिमोट सेंसिंग में, जीआईएस में, नेविगेशन में, मिलिट्री में, डिफेंस में, सभी जगह इसका यूज है, एप्लीकेशन है। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन is going to be the GIS. Next part of the discussion is going to be the GIS. सर क्या ये कोई इंस्ट्रूमेंट है GIS? नहीं। पढ़ो फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है। GIS stands for the Geographical Information System. GIS stands for the Geographical Information System. अब आप एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, अब आप एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। अब आप एक सिस्टम की बात कर रहे हैं और मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। क्या होता है जीआईएस? क्या होता है जीआईएस? तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन विच इज जियोग्राफिक इन नेचर। तो जितनी भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट, उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट। अब इस मैनेजमेंट में क्या क्या होगा? उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, सबसे पहले तो उस इंफॉर्मेशन को, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना, फिर उस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को फाइनली अपने एंड यूजर के लिए यूजफुल बनाना। ये पूरा जो मैनेजमेंट है वो इट विल कम्स अंडर द, इट विल बी द पार्ट ऑफ द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जितनी भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसका मैनेजमेंट विल कम्स अंडर द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो अगेन दिस फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है? जीआईएस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम विच इन्वॉल्व्स, क्या क्या करता है ये? कलेक्टिंग, कैप्चरिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, मैनिपुलेटिंग, एनालाइजिंग, मैनेजिंग, रिट्राइविंग, डिस्प्लेइंग द डेटा। डेटा मतलब यहां पर क्या है? हमारी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन विच इज एसेंशियली रेफरेंस टू द रियल वर्ल्ड और टू द अर्थ। अरे भैया जो दिख रहा है, जो मैन मेड फीचर हैं, जो नेचुरल फीचर्स हैं, उन्हीं की इंफॉर्मेशन की तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बेसिक ऑफ जीआईएस क्लियर हुआ कि नहीं? क्या होता है जीआईएस ये समझ में आया कि नहीं? क्या होता है जीआईएस ये समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, क्या होता है जीआईएस ये सभी को समझ में आ गया? यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। Any doubt to anyone? Current difference between GIS and GPS? तो डिफरेंस तो तब समझ पाएंगे ना जब दोनों चीजों को, भाई किन्हीं भी दो चीज को आप कंपेयर तब कर पाएंगे जब दोनों चीजों के बारे में पता हो आपको। यस और नो? तभी तो कंपैरिजन होगा। तो अभी जीपीएस के बारे में पता चल गया है, जीआईएस के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे ही जीआईएस को कंप्लीट कर लेंगे ये डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। कैन बी यूज जीआईएस इन जीपीएस? बेटा जीपीएस की हेल्प से भी जो डेटा मिल रहा है वो भी, उसका मैनेजमेंट भी तो जीआईएस में ही हो रहा है। अगेन मैंने बोला ना, जीआईएस कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जीआईएस कोई मेथड नहीं है। दुनिया भर की जो भी जानकारी जहां जहां से भी मिल रही है
वो अगर जानकारी जियोग्राफिकल इन नेचर है, उस पूरी इंफॉर्मेशन का, उस पूरे का डेटा का मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ द जीआईएस. So this is not a method, this is not an instrument for collecting the data. अभी क्लियर हुआ? सर जो हम यूज करते हैं वो जीपीएस है या जीआईएस? जीपीएस जो आप यूज करते हैं वो जीपीएस है, आप जीआईएस नहीं यूज करते हैं. अब लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, कंप्लीट कर लें, ये जो डाउट आ रहे हैं खत्म हो जाएंगे. लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक, उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है यू कैन आस्क मी, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट. कर रहे हैं डिस्कस? तो अभी मैंने बेसिक आपको एक्सप्लेन किया जीआईएस होता क्या है, कुछ और बातें करते हैं. जीआईएस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? जैसे अभी आपने जीपीएस का कंपोनेंट देखे, यहां पर जीआईएस के मेन कंपोनेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है भैया डेटा. अरे मैनेजमेंट किसका हो रहा है? अभी ये स्पेशियल क्या होता है, नॉन स्पेशियल क्या होता है, ये छोड़ दो. सबसे इंपॉर्टेंट है जियोग्राफिकल डेटा. यस और नो? अरे डेटा का ही मैनेजमेंट करना है तो डेटा तो होना चाहिए ना. तो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कंपोनेंट जो है दैट इज द डेटा. दूसरा क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो जीआईएस के सॉफ्टवेयर आते हैं, शायद आपने सुना हो आर्क जीआईएस, शायद आपने सुना हो आर्क जीआईएस. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं रिलेटेड टू द जीआईएस. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. तो आर्क जीआईएस, तो आपको टूल्स चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया. ठीक है. और तीसरा सेगमेंट है एप्लीकेशन. तीसरा सेगमेंट है एप्लीकेशन. यूज क्या है? यूज क्या है? चलिए, तो एक कंपोनेंट की बात कर ली, सेगमेंट की बात कर ली. अगेन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, किस मेथड से आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, एंड एट द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूजर और पीपल. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूजर और पीपल. देखिए, अब यहां से इसको छोड़ो, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, इस एग्जाम्पल को समझो, और इसको मैं अगर नहीं भी समझाऊंगा ना तो भी तुम समझ जाओगे. इस एग्जाम्पल को अगर मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा बहुत ज़्यादा तो भी तुम समझ जाओगे और रिलेट कर लोगे, और उसी की हेल्प से हम लोग जीआईएस का गेम समझ लेंगे. उसी की हेल्प से, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम जीआईएस का गेम समझ लेंगे. आई होप आप सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं. अरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या होते हैं, जो जो भी होते हैं, यूज करते हो कोई ना कोई? बोलो, करते हो यस और नो? सभी लोग करते हैं जनरल. ठीक है. अब इस क्लास के बाद तुम्हारा अचानक से मन करा, इस क्लास के बाद तुम्हारा अचानक से मन करा कि अब मैं अपनी डीपी चेंज करूंगा, अब मैं अपनी डीपी चेंज करूंगा. तुम्हारा क्लास के बाद मन करेगा, मुझे टॉपिक पढ़ाना था तो आज मेरा क्लास के पहले मन कर चेंज कर गया. आज मेरा क्लास के पहले मन हो गया कि डीपी चेंज कर देते हैं. बहुत कॉमन सी बात है, होता रहता है. ठीक है. हाँ, अब हुआ क्या? अब आपने डिसाइड किया कि मैं ना अपने बचपन की फोटो लगाऊंगा आज. अब मैं ना अपने बचपन की फोटो लगाऊंगा, जब मैं छोटा बच्चा था उस समय वाली फोटो लगाऊंगा. मन कर गया, कर गया तो कर गया, क्या करोगे? क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, बस मुझे वो बता दो. क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, बस मुझे वो बता दो. करना क्या है मैंने आपको बता दिया. करना क्या है मैंने आपको बता दिया. आप अपनी प्रोफाइल पिक बदलना चाह रहे हैं और आप कोई बचपन की, आज से 2 साल, 10 साल, 15 साल पहले की कोई एक अच्छी सी फोटोग्राफ लगाना चाह रहे हैं. कहां से खेल शुरू होगा? कहां से खेल शुरू होगा बताओ बेटा? इतना आसान थोड़ा होता है. सेटिंग में जाके चेंज डीपी कर देंगे, इतना आसान थोड़ा है. देख रहे हो, इन्हें लग रहा है इतना आसान है डीपी चेंज करना. हाँ,
इनको लग रहा है इतना आसान है डीपी चेंज करना। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि वो बचपन की फोटो कहां है वो ढूंढोगे। वो तुम्हारे मोबाइल में थोड़ा है, वो तुम्हारे मोबाइल में थोड़ा है। तुम घर में जाओगे, पता करोगे भाई मेरी बचपन की फोटो कहां मिलेगी, तो पता लगेगा बहुत साल पहले किसी रिलेटिव की एक शादी हुई थी, उस शादी में तुम्हारी गंदी सी फोटो है। हाँ, तुमसे कहा जाता बेटा स्माइल, तो तुम उल्टा रो रहे थे, नहीं। हाँ, अब रुक जाओ, मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले फोटोग्राफ सेलेक्ट करोगे। अब तुम उस एल्बम में गए जो तुम्हारे घर में रखा हुआ था, तुमने अपने बचपन की फोटो देखी, 4-5 फोटो मिली। अब तुम तो हीरो थे नहीं उस इवेंट के कि हर जगह तुम्हारी फोटो, पूरी शादी बारात में कहीं 1-2 जगह तुम्हारी फोटो मिल गई। हाँ, बोलो। अब तुमने 2-3 फोटो मिल गई, अब उस फोटो को तुम सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले आपने कुछ डेटा, रॉ डेटा कलेक्ट किया। चलो यहां लिखते रहना, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों भाषा में समझा दे रहा हूं। सबसे पहले आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने अपनी पुरानी फोटो का अरेंजमेंट करा कहीं से भी। फिर क्या करोगे, उस फोटो को ऐसे लेके आओगे, उस फोटो को ऐसे लेके आओगे, कैसे लेके आए, तो उस फोटो को ऐसे लेके आओगे, मोबाइल में खोलोगे, सोशल मीडिया ऐसे लगा दोगे, बोलोगे सर चेंज हो गई डीपी, कर दें, कर दें। अपने मोबाइल में खोल लिया, डीपी आ गई, ऐसे लगा दिया, लो सर चेंज हो गई, मान लें। तो क्या करोगे बताओ ना, तो क्या करोगे, तो सर सबसे पहला काम क्या है, ये जो हमें डेटा मिला है इसको अपनी इच्छाओं के अनुसार हमें इस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं के अनुसार इसको डिजायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसके क्या तरीके करोगे तुम हो सकता है उस फोटो को रखो और कैमरे से, मोबाइल से उसका फोटोग्राफ क्लिक कर लो। तुमने उस फिजिकल फोटो को कन्वर्ट कर लिया डिजिटल फोटो में, तुमने उस फिजिकल फोटो को कन्वर्ट कर लिया डिजिटल फोटो में, कर लिया, बोलो हाँ। मेरे लाल, जब तुम उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे थे, तुम्हें नहीं लगता है उसके लिए कुछ जरूरी थी चीजें, उस कन्वर्जन के लिए कुछ चीजें जरूरी थी। क्या जरूरी था, क्या जरूरी था, सर मुझे कुछ हार्डवेयर चाहिए थे। अबे मोबाइल क्या है, हार्डवेयर। सर मुझे कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए थे, कैमरा चाहिए था, गैलरी में पहुंचे फोटो। हाँ, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे। और इसके बाद जब आपने इसको डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, अभी भी चीजें इतनी आसान नहीं है। तो कोई पूछ रहा था अभी कि सर ये मैनिपुलेशन क्या होता है, डेटा को मैनिपुलेट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, अभी सब बता रहा हूं। अब तुम्हारे पास फाइनली फोटो आ गई है, अब तुम उसमें शुरू करोगे खेल। अब तुम उसमें असली खेल तो अब शुरू करोगे, असली खेल तो अब शुरू होगा। उस डेटा का, उस इमेज का आप प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो थे तुम ऐसे, इसको इतना सुंदर बना दोगे, इतना सुंदर बना दोगे कि खुद ही ना पहचान पा रहे, पता लगे ये हम ही हैं कि कोई और है। दे फिल्टर, दे फिल्टर, दे फिल्टर। हाँ, कभी कान आ जाएंगे, कभी कुछ आ जाएगा, लगाए रहो लगाए रहो, कोई ना कोई तो काम करेगा ही। अच्छा सच सच बताना करते हो कि नहीं, तो झूठ नहीं बोलना, सच सच बताना। हाँ, सब करते हैं, कैसी बातें कर रहे हो तुम, सब करते हैं। हाँ, जैसी फोटो आती है मोबाइल में, कभी अपलोड करके दिखाओ।
कभी अपलोड करके दिखाओ। खुद ही नहीं देखोगे उस फोटो को, अपलोड तो करना दूर की बात है। हाँ, करते हो कि नहीं करते हो ऐसा? अरे मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। तुम लोग डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हो भाई। अरे थोड़ा बहुत तो एडिट करोगे ही। अरे क्रॉप करोगे, थोड़ा सा टेक्सचर उसका चेंज करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। यस और नो? करते हो कि नहीं? बिल्कुल। अरे मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि डेटा की प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। डेटा की प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? आप उसको एडिट करेंगे, आप उसको प्रोसेस करेंगे, आप उसको मैनिपुलेट करेंगे, कुछ चेंजेस इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी चाहतों के अनुसार। एग्जाम्पल दिया रिलेट करने के लिए, क्योंकि ऐसी चीजें तुम्हें ज्यादा याद रहती हैं और रियलिस्टिक भी है। अब जीआईएस तो कभी नहीं जाके पूरा सिस्टम देखा है, ये हम रोज करते रहते हैं, तो हम इसको रिलेट कर पाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो जब आप इसको प्रोसेस करेंगे तो तुम्हें नहीं लगता है इसके लिए भी क्या चाहिए होगा? फिर वही कहानी है, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, टूल्स, टेक्नोलॉजी, ज्ञान, सब कुछ चाहिए। यस और नो? अगला गेम क्या आया? अब जो प्रोसेस किया है उसको सेव करोगे कि नहीं करोगे? डेटा को सेव करोगे कि नहीं करोगे, बोलो। जो फोटो फाइनल एडिट, तो एक आता नहीं है बिफोर और अभी, नाउ। जब फिल्टर विल्टर लगाते हो तो बताता है पहले तुम ऐसे लग रहे थे, हाँ अब तुम ऐसे लग रहे हो। बताता है कि नहीं बताता है? बोलो भाई। तो जो भी जो फाइनल हुआ उसको सेव कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। अगला गेम क्या है? अब पहुंचो, अब पहुंचो, आओ सोशल मीडिया पे, चेंज करो डीपी, और फाइनली जो तुम्हारा रिजल्ट था वो तुम्हें मिल जाएगा। फोटो अपलोड हो, दे लाइक, दे कमेंट, बिल्कुल तहलका मच जाए, हाँ? पूरे शहर में को पता चल जाए, पूरी दुनिया को पता चल जाए कि आज भाई साहब ने डीपी अपलोड करी है, डीपी अपडेट करी है। देन यू विल वेट फॉर द रिस्पॉन्स। यस और नो? फिर उसमें कमेंट करोगे थैंक यू एवरीवन। यही तो होता है। तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ होता है। तुम अपनी फोटो के इस एग्जाम्पल से हटाओ, तुम अपनी फोटो के इस एग्जाम्पल से हटाओ, और इसकी जगह कं... हाँ? इसकी जगह आप केवल ये कर दो कि नाउ कंसीडर द डेटा एज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। ये पूरा खेल तुम्हें खेलना है किसके साथ? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के साथ। ये पूरा जो सिस्टम तुम्हें दिख रहा है इसी को बोलते हैं जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेफिनीशन पढ़ लो, डेफिनीशन पढ़ लो, डेफिनीशन पढ़ लो। कुछ रही जाए तो पूछ लेना, कुछ रही जाए तो पूछ लेना। डेफिनीशन पढ़ लो, कुछ रही जाए तो बता देना। यही था क्या जीपीएस? कोई पूछ रहा था सर ये जीपीएस और जीआईएस एक ही बात है क्या?
चलिए चलिए, अब खेल यहां पर असली ये शुरू होता है, यही पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। डेटा के सोर्सेस, जीआईएस के लिए डेटा के सोर्सेस क्या क्या हैं? जीआईएस के लिए डेटा के सोर्सेस क्या क्या हैं? मैप, जो बेसिक सर्वे में करते थे। एरियल फोटोग्राफ, वो भी तो जीआईएस डेटा है। सैटेलाइट की इमेज, वो भी तो जीआईएस डेटा है। फील्ड ऑब्जर्वेशन, वो भी तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है। अदर सोर्स, कहीं से भी इंपॉर्टेंट क्या है? वो डेटा रिलेटेड टू होना चाहिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। इन सब कहीं से भी डेटा मिल जाए, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। लो, तैयार हो गया तुम्हारा जीआईएस का डेटाबेस, तैयार हो गया तुम्हारा जीआईएस का डेटाबेस। तो कुछ लोग बोल रहे थे सर जीपीएस, बेटा जीपीएस से भी डेटा आप रखने वाले हैं यहां पे। इट मे बी एनी सोर्स, इट मे बी एनी सोर्स ऑफ द डेटा। एक बार बन गया जीआईएस का डेटाबेस, खेल खत्म। अब इस जीआईएस के डेटाबेस को दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना, सवाल आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। क्या होता है? तो जो जीआईएस का डेटाबेस है उसको हम ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, स्पेशियल डेटा, नॉन स्पेशियल डेटा। स्पेशियल डेटा एंड नॉन स्पेशियल डेटा। देखो दुनिया में, फॉर एग्जाम्पल समझते समझ में आएगा बिल्कुल। तो एक एग्जाम्पल है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कानपुर में रहता हूं, तो कानपुर के जितने भी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं उसका डेटा आपने कलेक्ट कर लिया। आप जिस शहर में रहते हो उसको एज्यूम कर लो। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट सिटी यू हैव कलेक्टेड। सर कैसे कलेक्ट करेंगे? 50 तरीके थे पीछे बता दिए। अब देखो, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, इसको हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक है पहला स्पेशियल डेटा फॉर्मेट, बहुत ध्यान से समझना। स्पेशियल डेटा फॉर्मेट का मतलब ये है जो चीजें जैसी दिख रही हैं वही डेटा आपने ले लिया है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सैटेलाइट व्यू की बात करूं कानपुर की, तो जितनी बिल्डिंग्स हैं, जितने नेचुरल फीचर्स हैं, वो सभी दिख रहे होंगे। जहां पार्क है वहां पार्क दिखेगा, जहां पर पॉन्ड है वहां पॉन्ड दिखेगा, जहां हिल है वहां हिल दिखेगा, जहां बिल्डिंग है वहां बिल्डिंग दिखेगी, जहां पे ट्री है वहां ट्री दिखेंगे। ये सब कुछ दिख रहा होगा, यस और नो? तो सैटेलाइट मैप व्यू की बात करें तो ये सैटेलाइट व्यू में सारी इंफॉर्मेशन दिख रही होगी। उसको आप बोलते हैं स्पेशियल डेटा फॉर्मेट। एसके टेम्पल नहीं, जेके टेम्पल, जेके टेम्पल, जेके टेम्पल। जेके टेम्पल दिख जाएगा तुम्हें, ग्रीन पार्क दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। कानपुर रेलवे स्टेशन दिख जाएगा, कानपुर एयरपोर्ट दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। हाँ, समझ गए बेटा इस बात को? हाँ, आईआईटी कानपुर दिख जाएगा, एचबीटीआई दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। हाँ हाँ, कुल्फी भी खा लो, लड्डू भी खा लो, जो पढ़ा रहे वो ना पढ़ो। देख रहे हो, जो पढ़ा रहे वो ना पढ़ो बस। क्योंकि वो तो जरूरी नहीं है, ये बहुत जरूरी जो बता रहे हो। सुधर जाओ। ठीक है, चले आगे। तो स्पेशियल, स्पेशियल फॉर्मेट का मतलब है जो चीजें जैसी दिख रही हैं उसी फॉर्मेट में आपने डेटा को रिप्रेजेंट किया है, तो वो होगा स्पेशियल डेटा फॉर्मेट। देखो लिखा है स्पेशियल डेटा, स्पेशियल डेटा इज द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर। इन अदर वर्ड, स्पेशियल डेटा इज व्हाट वी एक्चुअली सी इन द फॉर्म ऑफ द मैप। कह रहे हैं जीआईएस को ग्राउंड स्टेशन मान सकते हैं, ये अलग ही खेल रहे हैं। देख रहे हो,
देख रहे हो, कंटेनिंग द रियल वर्ल्ड फीचर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, स्पेशियल डेटा कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। स्पेशियल डेटा जो है, एज इट इज डेटा जो आप देख पा रहे हैं, उसको आप दो तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक इज वेक्टर डेटा, अनदर इज रेस्टर डेटा। वन इज वेक्टर डेटा एंड अनदर इज रेस्टर डेटा। अब वेक्टर और रेस्टर का गेम क्या है ये भी समझ लेते हैं। वेक्टर डेटा के केस में आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट, लाइन और पॉलीगन, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन की हेल्प से। देखो तो ये रियल वर्ड है, नदी, पहाड़, बिल्डिंग, झरना सब है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसी का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं एज इट इज करूं तो मैं पॉइंट की हेल्प से कर सकता हूं। आई कैन रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट, लाइन और पॉलीगन। ये वेक्टर डेटा का, स्पेशियल डेटा का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। जब आप इस इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ द लाइन, विद द हेल्प ऑफ द पॉलीगन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द पॉलीगन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? अगर मैं इसके नॉन स्पेशियल की बात करूं, दूसरा फॉर्मेट क्या था, सॉरी रेस्टर डेटा फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, तो इन द केस ऑफ रेस्टर डेटा, इसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई विल यूज द पिक्सल्स। तो देखो छोटे छोटे पिक्सल्स दिख रहे होंगे, छोटे छोटे पिक्सल्स की हेल्प से अब आपने देखो यहां पर पानी जो है, ये जो रिवर दिख रही है, छोटे छोटे पिक्सल्स, फोटोग्राफ में जैसे आपको दिखते हैं पिक्सल्स, उसकी हेल्प से इस डेटा को रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द रेस्टर रिप्रेजेंटेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पेशियल डेटा मतलब रियल वर्ल्ड में जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, एज इट इज जो है दिख रहा वही, जो दिख रहा वही इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन। इसका रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से आपने कर दिया, वेक्टर फॉर्मेट, रेस्टर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्मेट में उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल यूज द पॉइंट, लाइन और पॉलीगन। रेस्टर फॉर्मेट में उसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल यूज द पिक्सल्स। पिक्सल्स की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन को, फीचर की डिटेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बेटा बात हो गई, ये बात हो गई आपके, देखो पॉइंट, लाइन, पॉलीगन, पॉइंट, लाइन, पॉलीगन, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन की हेल्प से उस फीचर की डिटेल को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बात चलें। अब रेस्टर डिस्प्ले क्या ये समझो। तो वेक्टर समझ गए, रेस्टर अभी मैंने आपको बताया। इसको अगर आप देखोगे तो यहां पर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ द पिक्सल्स, विद द हेल्प ऑफ द पिक्सल्स। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये मल्टीपल पिक्सल्स हैं, ये मल्टीपल पिक्सल्स हैं। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो इतने पास पास हैं, इतने क्लोज हैं कि आपको ये पूरा एक फीचर दिख रहा है, बट इसका जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो पिक्सल्स की हेल्प से किया गया है। क्लियर बेटा? आगे आओ, जो इंपॉर्टेंट है नॉन स्पेशियल डेटा। अगला जो डिस्कशन है दैट इज रिलेट, ये तो बातें कर ली स्पेशियल की, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन स्पेशियल डेटा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन स्पेशियल डेटा। स्पेशियल डेटा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्पेशियल डेटा का मतलब था जो भी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं उनका एज इट इज रिप्रेजेंटेशन। नदी है तो नदी, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग को आप पॉइंट, लाइन और पॉलीगन से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वेक्टर फॉर्मेट हो जाएगा स्पेशियल डेटा का। अब उस बिल्डिंग को आप, उस नदी को आप पिक्सल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसी स्पेशियल डाटा का वो रेस्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। बट व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन स्पेशियल डेटा? भैया जो कानपुर का मैप तुम्हें दिखाया था, कानपुर का जो तुम्हें मैप दिखाया था कि भैया वो जेके मंदिर है, वो एचबीटीआई है, वो आईआईटी कानपुर है, वो कानपुर रेलवे स्टेशन है, वो आपका कानपुर एयरपोर्ट है, ये सारे फीचर्स तो तुम्हें दिख रहे थे। बट तुम्हें नहीं लगता है कानपुर के इन फीचर्स से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है? जैसे कानपुर की पॉपुलेशन क्या है,
कानपुर रेलवे स्टेशन में कितने प्लेटफॉर्म हैं, कानपुर एयरपोर्ट में कितने टर्मिनल हैं, फॉर एग्जाम्पल HBTI कानपुर में कितने एकेडमिक ब्लॉक हैं, IIT कानपुर में कितने डिपार्टमेंट हैं, ये भी तो हो सकती है इंफॉर्मेशन। वो उस मैप में कहां दिख रही है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने अंडर ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने PhD हैं, कितने पोस्ट डॉक हैं, कितने फैकल्टी हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कितना टेक्निकल स्टाफ है, कितना नॉन टेक्निकल स्टाफ है, ये भी तो IIT कानपुर का ही तो डेटा है। बोलो, तो मैप में तुम्हें वो तो दिख गया था कि हाँ ये IIT कानपुर है, बट देयर इज सम ऑल्सो सम अदर एसोसिएटेड डेटा जो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो वो जो रियल फीचर्स दिख रहे थे ना, जो अभी मैंने एग्जांपल्स दिए, इस तरीके के डेटा को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पेशियल डेटा। नॉन स्पेशियल डेटा, नॉन स्पेशियल डेटा। तो यहां पर शायद था भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये अच्छा, ये तो आपने वही रिप्रेजेंट, सॉरी हाँ। तो लाइक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, मेल फीमेल, कितनी मेल पॉपुलेशन है, कितनी फीमेल पॉपुलेशन है, कितनी 60+ पॉपुलेशन है, लाइक एक्सेट्रा। तो दीज आर सम, उनके डेजिग्नेशन क्या है, उनकी पोस्ट क्या है, बहुत सारी ऐसी अदर इंफॉर्मेशन है जो उस फीचर के लिए रिलीवेंट है। ऐसी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं नॉन स्पेशियल डेटा। तो GIS के डेटा को आपने ब्रॉडली क्लासिफाई किया, स्पेशियल डेटा, नॉन स्पेशियल डेटा। स्पेशियल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने दो फॉर्मेट की बात की, वेक्टर फॉर्मेट और रेस्टर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्मेट और रेस्टर फॉर्मेट, क्लियर है? क्लियर है बेटा? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत हम लोगों ने कर ली रिलेटेड टू द GIS। अरे भैया, सारा खेल तो जिंदगी में डेटा का ही है। तो GIS का एप्लीकेशन कहां कहां है? सब जगह है। GIS का एप्लीकेशन हर जगह। देखो, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है भैया, हर फील्ड में चाहिए तो डेटा ही। तो GIS का फील्ड कहां, एप्लीकेशन कहां कहां देखने को मिल रहा है आपको? कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग एनवायरमेंट में है, जियोलॉजी में है, एग्रीकल्चर में है, अर्बन प्लानिंग में है, सब जगह है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में है, नेचुरल हजार्ड मैनेजमेंट में है, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, यूटिलिटी में है। अब यहां पर देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना, यहां से सवाल आता है। यहां पर लिखा हुआ है नेचुरल हजार्ड मैनेजमेंट में अर्थक्वेक। GIS की हेल्प से हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये पूछ लेता है आपसे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या GIS की हेल्प से अर्थक्वेक कहां पर आएगा, कितना आएगा, ये आप बता सकते हैं? आंसर इज नो। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द अर्थक्वेक विद द हेल्प ऑफ द GIS। लेकिन ये जितनी भी समस्याएं हैं अर्थक्वेक की वजह से, सूखा पड़ गया, आग लग गई, फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, वॉल्केनो हो गया, इनकी वजह से जो भी हजार्ड है उसको मैनेज करने में GIS का डेटा यूजफुल होगा। तो GIS इज यूजफुल इन द केस ऑफ अर्थक्वेक हजार्ड मैनेजमेंट। GIS का कोई यूज नहीं है फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द अर्थक्वेक, फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द अर्थक्वेक। याद रहेगा? याद रहेगा? यस और नो? यस और नो? तो बेटा ये बातें थी रिलेटेड टू द GIS। सो इन दिस वे आज की क्लास में हम लोगों ने दो टॉपिक को कवर कर लिया। वी हैव डिस्कस सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द GPS एंड ऑफ द GIS। एक बार पहले सभी लोग कंफर्म कर देंगे, द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और यस? यहां तक की सभी बातें
सभी को क्लियर हैं? यहां तक कि सभी बातें सभी को क्लियर हैं? चलें फिर आगे बातचीत कर लें। चलें फिर आगे बातचीत कर लें। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी द रिमोट सेंसिंग। सामने टीवी स्क्रीन लगी हुई है, हम पढ़ा रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि टीवी स्क्रीन बंद कर दें, तो क्या करेंगे? मेरा मन कर रहा है कि टीवी स्क्रीन बंद कर दें। ऐसे खड़े थे, बोले बंद कर दो सर। ये क्या है? बढ़िया सा रिमोट है, ऐसे पकड़ा, लाल वाली बटन दबाई, अरे कहाँ चले गए तुम लोग, रुको। अगर ये रिमोट नहीं होता तो उठ के जाते, स्विच बोर्ड पे स्विच को ऑफ करते। समझ रहे हो? देख रहे हो ये घर में टीवी कैसे बंद करता है? अब पूर्वा देख रहे हो अपने घर में, इससे इससे बोले जाते जाओ बेटा टीवी ऑफ कर दो, ऐसे बंद करता, देख रहे हो? वही बता रहा है। रंजन भी यही करते हैं। रंजन के घर वालों ने बोला बेटा टीवी ऑफ कर दो, कह रहा रुको, अपने तरीके से ऑफ करेंगे। देख रहे हो भाई, हम जो करते हैं, जो हमें पता है वो बता रहे हैं, ठीक है? आप अपना तरीका अप्लाई करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर सेफ रहना। सजेशन ये है कि बस सेफ रहना, सुरक्षित रहना। हाँ, टीवी को ऑफ करना, खुद को नहीं। चलें आगे, चलें आगे। तो जब मैंने अभी रिमोट से टीवी को ऑफ किया या ऑन किया, तो क्या मैं टीवी के साथ कांटेक्ट में था? क्या मैं टीवी को फिजिकली टच कर रहा था? खेल खत्म। रिमोट का मतलब दूर से, सेंसिंग का मतलब होता महसूस करना, सेंसिंग का मतलब होता महसूस करना। तो नाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, नाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा। आप किसी भी फीचर का इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करेंगे, लेकिन विदाउट बीइंग एस्टेब्लिशिंग द फिजिकल कॉन्टेक्ट। खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म। खत्म हो गया रिमोट सेंसिंग, खत्म हो गया रिमोट सेंसिंग, खत्म। कुछ समझ आया? पढ़ो। कलेक्शन ऑफ द डेटा फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टेक्ट, विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। सर, सर कैसे पता चलेगा? कैसे डेटा कलेक्ट कर लेंगे, हमें ये बताइए। सर कैसे डेटा कलेक्ट कर लेंगे, हमें ये बताइए। आइए यार, देखो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आसान भाषा में अगर समझाएं तो कहा जाता है गर्मी के दिनों में डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पढ़ा ही होगा तुमने। आसान भाषा में अगर बोलें कि गर्मी के दिनों में जब आप बाहर जाइए तो डार्क कलर के कपड़े मत पहनिए। सुना है कि नहीं सुना है?
ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि डार्क शेड के जो कपड़े होंगे वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो हीट जो आ रही है वो वापस नहीं जाएगी, यहीं रुक जाएगी, गर्मी लगने लगेगी। लाइट कलर के कपड़े पहन के घूमोगे, लाइट कलर के कपड़े पहन के घूमोगे, हीट तो अभी भी आ रही है, हीट आ रही है, ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वापस भेज दे रहा है, जाओ जाओ, जरूरत नहीं है। ये बेसिक का गेम होता था। तो जितने भी फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हरियाली दिख रही है, यहां पे पेड़ दिख रहे हैं, बगल में कोई बिल्डिंग होगी, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो अलग अलग होगी ना। एनर्जी को कितना एब्जॉर्ब करेंगे, कितना रिफ्लेक्ट करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करेगी ना मेरे भाई। बोलिए, इसी खेल का उठा दिया तुमने फायदा, इसी बात का तुमने खेल को समझ लिया और इसी के बेसिस पे तुमने कर लिया डेटा को कलेक्ट। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ व्हाट वी विल डू, रिमोट सेंसिंग सिस्टम का मतलब क्या है समझो। यहां पर एक होगा एनर्जी का सोर्स, यहां पर होगा एक एनर्जी का सोर्स, उसके बेसिस में दो तरीके के रिमोट सेंसिंग सिस्टम होते हैं, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। सर ये एक्टिव पैसिव तो बाद में बताइएगा, पहले एक बार रिमोट सेंसिंग तो एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी तो ढंग से रिमोट सेंसिंग का वर्किंग नहीं समझ पाए थे, अभी तो ढंग से रिमोट सेंसिंग का वर्किंग नहीं समझ पाए थे और आप टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग में पहुंच गए, ये तो बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। नहीं जा रहा भाई, लो गुस्सा मत हो। सबसे पहले समझते हैं कि आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम होता क्या है। चलो एक काम करते हैं, आइडियल हटा देते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि रिमोट सेंसिंग सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं रिमोट सेंसिंग सिस्टम होता क्या है। इस इमेज को रिफर करो, देखो। अरे बहुत सिंपल सिंपल बातें यार, भरोसा है ना तुम्हें मेरे ऊपर। देखो, सूरज, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब लगातार ये एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी जो आई वो पेड़ के पास भी आई, ये एनर्जी जो आई ये वाटर के पास भी आई, ये एनर्जी जो आई वो ग्रास के पास भी आई, ये एनर्जी जो आई वो सॉइल के पास भी आई, ये एनर्जी जो आई वो रोड पे भी आई, ये एनर्जी जो आई वो बिल्डिंग्स में भी आई। सब पे एनर्जी का तक, सब तक एनर्जी पहुंच रही है, सब तक एनर्जी पहुंच रही है। कहां से होके आई है? वाया एटमॉस्फेयर। अब अगर तुम्हें नहीं लगता है एटमॉस्फेयर बीच में खेल खेल गया, एटमॉस्फेयर अगर बीच में खेल खेल गया तो ये ट्रांसफर जो हो रहा है उसको इंटरप्ट कर देगा, कुछ ये भी खा जाएंगे बीच में, कुछ ये भी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेंगे, कुछ ये भी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा एटमॉस्फेयर। मतलब सबसे पहले मैं बात करूं, एक मेरे पास सोर्स है, एक एनर्जी का सोर्स है, वो एनर्जी का सोर्स से सभी जगह एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वाया एटमॉस्फेयर, हो रहा है। अरे बोल दो भाई, हो रहा है। आई कैन गारंटी, मैं गारंटी के साथ आपको इस बात को बोल सकता हूं, इतने कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग इन तीन टॉपिक की आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। किताबें हैं, किताबें, सब्जेक्ट की बात, एक किताब की बात नहीं कर रहे हैं। 2 साल का एमटेक करोगे तो जीआईएस में नहीं करोगे, जीआईएस के किसी एक छोटे से टॉपिक में करोगे। 2 साल का एमटेक करोगे तो रिमोट सेंसिंग में नहीं करोगे, रिमोट सेंसिंग एक टॉपिक में करोगे। बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा। अपने काम से पढ़ ले रहे हैं, अपनी जरूरतों के हिसाब से समझ ले रहे हैं, और आई होप तुम समझ पा भी रहोगे, आई होप तुम समझ पा भी रहोगे।
और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, सिलेबस में लिखा हुआ है, गेट के सिलेबस में लिखा हुआ है, लिखा हुआ बेसिक्स ऑफ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। तो भैया सबसे पहले सोर्स होना चाहिए, ये एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए। अभी अभी तो बताया, सब अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, सब अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कुछ एब्जॉर्व कर लेंगे, कुछ एब्जॉर्व कर लेंगे और कुछ वापस भेज देंगे, कहेंगे जाओ हमें नहीं जरूरत है। कुछ एब्जॉर्व कर लेंगे और कुछ क्या कर दे रहे हैं, कुछ क्या कर दे रहे हैं, वापस एटमॉस्फेयर में इसको भेज देंगे। लगा हुआ एक सैटेलाइट, सैटेलाइट में लगे हुए हैं सेंसर। सेंसर का काम ही है सेंस करना, सेंसर का काम ही है सेंस करना। ये सभी इंफॉर्मेशन को अपना प्यारा सा सेंसर कर लेगा सेंस, और ये जितना भी डेटा मिला है इसको कहां पर भेज देगा, इसको कहां पर भेज देगा, ट्रांसमिट कर देगा पूरे डेटा को। वही वाला हाल है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में तुम्हें ये सभी इंफॉर्मेशन मिल रही है। खेलो, अब क्या कर रहे हो, इस सभी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो और यूजर की जरूरतों के हिसाब से उसको वो डेटा प्रोवाइड कर दो। यूजर की जरूरतों के हिसाब से उसको वो डेटा प्रोवाइड कर दो। दिस इज द रिमोट सेंसिंग सिस्टम। सर इसमें एक प्यारा सा वर्ड आपने ऐड किया, आइडियल। ये प्यारा सा वर्ड आपने ऐड किया, आइडियल, क्या होता है ये? सर ये भी लगे हाथ तो बता दीजिए। लीजिए सर, यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स हो, यूनिफॉर्म, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा एनर्जी सोर्स में, यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स हो। अच्छा देख रहे हो, सवाल देखो, रात में तो सूरज देवता होते ही नहीं है, सूरज जी की जो अवेलेबिलिटी है वो 12 ही घंटे की है, देख रहे हो। अरे यहां नहीं है, कहीं और तो प्रकट हो गए होंगे। क्यों भाई? चलो हैं, क्या मैंने बोला, नॉन इंटरफेयरिंग एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तुम्हें लगता है इतना सीधा एटमॉस्फेयर? तुम्हें लगता है कि जब ये एनर्जी सोर्स से ट्रांसफर हो रही थी तो इनका इंटरफेरेंस भाई साहब का जीरो होगा? इनका इंटरफेरेंस जो होगा वो जीरो होगा। तुम्हें लगता है ऐसा? लगता हो तो बता दो। इसी बात का तो आइडियल है, इसी बात का तो आइडियल है। अ सीरीज ऑफ यूनिक एनर्जी मैटर इंट्रैक्शन एट द अर्थ सरफेस। सभी का एनर्जी का अर्थ सरफेस में जो भी फीचर हैं उनके साथ प्रॉपर इंट्रैक्शन हो। सुपर सेंसर जो इस इंट्रैक्शन के बाद का डेटा कलेक्ट करेगा। रियल टाइम डेटा हैंडलिंग सिस्टम, जो डेटा मिला तुरंत यही मिल जाए, ट्रांसफर होने में भी तो टाइम लगेगा, डेटा को ट्रांसफर कराने में भी तो टाइम लगेगा, रियल टाइम गेम नहीं है। मल्टीपल डाटा यूजर हैं, एक ही डेटा के अलग अलग तरीके के यूज हैं। दिस काइंड ऑफ सिस्टम डजंट एग्जिस्ट। सबसे प्यारी लाइन तो ये है, अगर ये सब हो, अगर ये सब हो तो ऐसे रिमोट सेंसिंग सिस्टम को हम बोलेंगे आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम। बट तुम्हें भी पता है आइडियल होता ही नहीं है, आइडियल होता ही नहीं है, आइडियल होता ही नहीं है। खत्म। 10 से 15 नंबर का कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है ईएससी में, और जितना बताया सिर्फ इतना ही लिखना है इस डायग्राम के साथ।
लास्ट ईयर में क्लास ले रहा था, लक समझ लो बच्चों का या जो भी था। कल एग्जाम है और शायद उसके जस्ट पहले या एक दिन पहले की बात है, ऐसे कुछ था। तो रिमोट सेंसिंग में इतना ही पढ़ाया जितना पढ़ा रहा हूं। ईएससी के मेंस में सवाल आया, डिफाइन द आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम विथ नीट स्केच। आई थिंक 12 नंबर का सवाल था। इतना ही पढ़ के गए थे रिमोट सेंसिंग में, समझ रहे हो। और एक तुम हो, भरोसा ही नहीं करते हो सर पे, क्यों भाई। तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि जितना हम पढ़ रहे हैं यही एक आखिरी सत्य है, नहीं। लेकिन जितना मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एक भी लाइन स्किप नहीं करनी भाई। इसमें फिर ज्यादा सेलेक्टिव मत हो जाना कि सर ने 5 टॉपिक पढ़ाए 2 ही पढ़ लेते, ना ना ना, खेल खराब हो जाएगा। इतना तो पता होना ही चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत टाइम है, कुछ पढ़ने को ही नहीं, कुछ पढ़ने को ही नहीं मिल रहा है, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल टाइम ही टाइम है, कुछ है ही नहीं नया पढ़ने को। तो कोई भी किताब पूछ लेना मुझसे, आराम से पढ़ना, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट तैयार हैं, हाँ, सारे सब्जेक्ट तैयार हैं, कोई टाइम ही, बहुत टाइम है सर, क्या पढ़ें अब। रिवीजन करना नहीं पड़ रहा, सब दिमाग में फिट हो गया है सर। पीवाईक्यू हजारों बार लगा लिया है, टेस्ट सीरीज करोड़ों बार दे दी है सर, टाइम ही टाइम है सर। हाँ बिल्कुल बेटा, मेंस की बात करेंगे तो प्री के बाद मेंस की बात अलग से करेंगे। हाँ तो फिर पढ़ना, तो डू नॉट स्किप एनी पार्ट। जितनी बातें यहां पर बताई जा रही इन टॉपिक से रिलेटेड, इनमें से कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी, इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। अरे कल बताया था, चलो अच्छा बता दूंगा, अगले सेशन में बता दूंगा। ये रिवीजन वाला एक अप्रोच है, वो बता दूंगा, ठीक है, पक्का। चलिए आगे बातचीत करते हैं। सर ये अभी आपने बोला कि सोर्स जो है हमारे एनर्जी का, उसके बेसिस पे 2 तरीके के रिमोट सेंसिंग सिस्टम होते हैं। रंजन को भी उसके जवाब का, डाउट का आंसर अभी मिलने वाला है, ठीक है। तो एक होता है आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम, उधर मत देखो। एक होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम, एक होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम और पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम, क्या बोला गया बेटा, देखो लिखा हुआ है। पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम का गेम क्या है, वो जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन की एनर्जी को इसमें एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर लेगा। ऐसा रिमोट सेंसिंग सिस्टम जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है, उसको बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। दूसरा जो है वो एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम है, जिसके लिए आपको एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो सेंसर में हमें सोर्स ऑफ एनर्जी भी देना पड़ेगा। एक सेंसर है जो सन से एनर्जी लेके खेल खेल रहा है, एक दूसरा सेंसर है जिसके पास अपनी खुद की एनर्जी है, उससे खेल खेल रहा है। सर हम ये तो समझ गए एक्टिव पैसिव, लेकिन उतना अच्छे से फील नहीं आया। सोर्स ऑफ एनर्जी खुद का है, नेचुरल है, समझ नहीं आ रहा है। मोबाइल देखा कभी जीवन में, मोबाइल देखा कभी जीवन में, जल्दी बोलो, मोबाइल देखा कभी जीवन में, मोबाइल देखा कभी जीवन में, जल्दी बताओ। तो मोबाइल अगर देखा है तो मोबाइल में कैमरा भी देखा होगा। मोबाइल अगर देखा है तो मोबाइल में कैमरा भी होता है।
और कैमरा अगर होता है तो कैमरे से फोटोग्राफ भी क्लिक करते हैं, और जब फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो कई बार नेचुरल दिन में फोटोग्राफ क्लिक करते हैं और कई बार नाइट में भी आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। नाइट मोड, यस और नो? जब दिन में फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो सर हमें मोबाइल का फ्लैश ऑन नहीं करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कड़कड़ाती धूप में खड़े हो फ्लैश ऑन करके, सही से बताना भैया। जब हम फोटोग्राफी कर रहे हैं दिन के टाइम पे, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी था, उसी से हमारे कैमरे ने अपना काम चला लिया, डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब रात के टाइम पे जब फोटोग्राफी कर रहे थे, लाइट थी नहीं, विजिबिलिटी नहीं थी, तो हमें क्या करना पड़ा? हमें अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ी। हमें अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ी। तुम्हारा जो मोबाइल का कैमरा है ना, तुम्हारा जो मोबाइल का कैमरा है वो दिन में था पैसिव, रात में हो गया एक्टिव। जो फ्लैश था उसकी जरूरत दिन में नहीं पड़ी, नेचुरल लाइट से ही काम चल गया। पैसिवली जो एनर्जी अवेलेबल थी उसी से काम चल गया। अरे पैसिव स्मोकिंग सुना है? पैसिव स्मोकिंग, तो अगर कोई पर्सन आपके अगल बगल स्मोकिंग कर रहा है, आप नहीं डायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आपके सराउंडिंग में जो इफेक्ट आप उसको भी कंज्यूम कर रहे हैं पैसिवली, तो ना करना है और ना वहां रहना है। मतलब ये है, ना करना है ना वहां पर रहना है। तो जो आसपास चीजें अवेलेबल थी, अगर आप उनको कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कंज्यूमिंग पैसिवली। यस और नो? दो तरीके से समझा दिया, अब तो याद रहेगा। तो ऐसा रिमोट सेंसिंग सिस्टम जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी से ही पे ही काम कर जाता है, उसको बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। अब पढ़ लो, अब पढ़ लो। इट डिटेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड और एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स ऑफ द एनर्जी। The sensor emit radiation which is directed towards the target to be investigated. The radiation reflected from the target is detected and measured by the sensor. खुद की एनर्जी पे खेल रहा है ये। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? डिपेंडेंसी नहीं बची रंजन, रंजन। एडवांटेज क्या है? डिपेंडेंसी नहीं बची, डिपेंडेंसी नहीं बची। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। एक एक रिप्रेजेंटेशन और देख लो। ये देखो, ये सेंसर हैं, सन की एनर्जी गई, इससे इन्होंने काम चला लिया। कैसा सिस्टम है ये? सन की एनर्जी से इन्होंने इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया। कैसा सिस्टम है? पैसिव। इन एनर्जी को भेजने के लिए और जो एनर्जी वापस आ रही रिफ्लेक्टेड एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी खुद का है। कैसा सिस्टम है ये? कैसा सिस्टम है ये? कैसा सिस्टम है ये? आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। सर, रिमोट सेंसिंग कौन कौन से फील्ड में, कौन कौन से फील्ड में अप्लीकेबल है, कहां कहां पर इसके एप्लीकेशन हमें देखने को मिलेंगे? जो भी फील्ड पता लिख दो, सब सही है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लैंड यूज, जियोलॉजी, अर्बन लैंड, वाटर रिसोर्स, कोस्टल एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। This was the discussion related to GPS, GIS and remote sensing. In the today's class, we have discussed about the basics of GPS, GIS and remote sensing. I hope you all enjoyed the session.
आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला और आप सभी ने इस सेशन को बहुत अच्छे से समझा और एंजॉय किया। सर, what we will discuss in the next class? So what we will discuss in the next class थोड़ी सी बातें कर लेंगे ईडीएम के बारे में, थोड़ी सी बातें कर लेंगे टोटल स्टेशन के बारे में, और थोड़ी सी बातें कर लेंगे अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में। बस दैट्स इट। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस of our topic, of our subject, that is surveying. This was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning, beta. Thank you.